हर व्यक्ति के अंदर 3 बॉडी होती है। एक स्थूल शरीर, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर। स्थूल वही है जो आपको दिखाई देता है, जिसे आप टच कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी सेंसरी ऑर्गन्स लगी होती हैं। और यही शरीर मटेरियल वर्ल्ड की इमेजेस मन तक पहुंचाती है। जो भी शेप, फॉर्म, फेस, बॉडी स्ट्रक्चर आप देखते हैं, वह सब स्थूल शरीर है। और शास्त्र कहते हैं कि डेथ के बाद यही स्थूल शरीर डिके होता है, यानी पंच महाभूत में ही विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है। बाकी जो 2 शरीर हैं, सूक्ष्म और कारण शरीर, वो दिखाई नहीं देते, लेकिन असली कंट्रोल वहीं से होता है। यानी जो दिख रहा है वो आउटर लेयर है, लेकिन रियल मैकेनिज्म अंदर चल रहा है। अब बात ये आती है कि ये ग्रॉस बॉडी बनी कैसे। शास्त्र कहते हैं 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब जब ये 5 तत्व तमोगुण के साथ जुड़ते हैं, तब एक प्रोसेस शुरू होती है जिसे पंचीकरण कहते हैं। अब इसे ध्यान से समझिए। हर तत्व का तमोगुण 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। एक हाफ वैसे का वैसा रहता है, दूसरा हाफ 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब जो हाफ बचा था, वह दूसरे तत्व के उस 1/4 पार्ट से मिल जाता है। फिर यही प्रोसेस हर तत्व के साथ स्टार्ट होता है। मतलब हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने अंदर ले लेता है। अब पांचों एलिमेंट्स इस तरह से मिक्स हो जाते हैं, तब पंचीकरण कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही पंचीकरण कंप्लीट होता है, ग्रॉस बॉडी का फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं पंचीकृत पंच महाभूतानि तत्कार्य च सर्वम विराड इति उच्यते। यानी पंचकृत 5 तत्व, उनसे बना हुआ पूरा जगत विराट है। और आगे कहा गया है एतत् स्थूल शरीरम आत्मनः, यह आत्मा का ग्रॉस बॉडी है। अब आत्मा जागृत अवस्था में इस बॉडी से जुड़ती है, तब उसे विश्व कहा जाता है। यानी आत्मा बॉडी से जुड़कर खुद को बॉडी मानने लगती है। अब आगे ये समझते हैं कि जो ये सब्टल बॉडी है, जो ये सूक्ष्म बॉडी है, ये क्या है। शास्त्र कहते हैं कि ये सूक्ष्म बॉडी 17 कंपोनेंट से बनी है। 17 कंपोनेंट इन द सेंस 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, यानी प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और इनके साथ मानस और बुद्धि। ये सब मिलकर सूक्ष्म शरीर बनाते हैं, जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। जब आप सोते हैं, बॉडी बेड पर होती है, लेकिन ड्रीम चलता है। आप ट्रेवल कर रहे होते हैं, लोगों से मिल रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। ये सब इसी सूक्ष्म बॉडी में होता है। अब आत्मा ड्रीम स्टेट में सब्टल बॉडी से जुड़ती है, तब उसे तेजस कहा जाता है। यानी एक्सपीरियंस बॉडी से नहीं, सब्टल लेवल से बनता है। अब तीसरा लेवल आता है डीप स्लीप। जब थॉट्स बंद हो जाते हैं आने, माइंड शांत हो जाता है, इंटेलेक्ट भी रेस्ट लेने लगती है, तब डीप स्लीप स्टेट शुरू होती है। इस समय आत्मा कैजुअल बॉडी से जुड़ती है और इस अवस्था को प्रज्ञा कहा जाता है। यहाँ कोई ड्रीम नहीं, कोई थॉट नहीं, सिर्फ शांत अवस्था होती है। सब कुछ सीड फॉर्म में होता है। और जब आत्मा इससे भी आगे बढ़ती है और अपने ट्रू नेचर को पहचानती है, तब समाधि की अवस्था आती है। तब आत्मा समझती है अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। यही सेल्फ रियलाइजेशन है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल सोल कुछ अलग नहीं है, वह ब्रह्म का ही पार्ट है। लेकिन माया का एविल बीच में आ जाता है। यही माया
आत्मा को उसी ट्रू नेचर भूलने देती है, उसकी ट्रू नेचर को भुला देती है। आत्मा खुद को बॉडी मान लेती है, माइंड मान लेती है, एक्सपीरियंस मान लेती है, और यही भूल संसार का अनुभव बन जाता है। भूल कहाँ होती है? पहचान में। आत्मा बॉडी को, माइंड को, एक्सपीरियंसेस को ही अपना मान लेती है। यही आइडेंटिफिकेशन ही बंधन बन जाता है। जैसे आत्मा अलग अलग बॉडीज से आइडेंटिफाई करती है, वैसे ही व्यक्ति जीवन के अलग अलग क्षेत्रों से आइडेंटिफाई करता है। कभी अपने शरीर से, कभी अपने विचारों से, कभी अपने डिजायर से, तो कभी अपने फियर यानी कि डर से। और जहाँ आइडेंटिफिकेशन होता है, वहीं माया स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाती है। और यही माया कंफ्यूजन बनाती है, डिले बनाती है, ब्लॉकेजेस बनाती है। आपको लगता है कि यही रियलिटी है, जबकि वे केवल आवरण हैं। यही प्रिंसिपल कुंडली में भी काम करता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आप बार बार अटकते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार डिलेज आते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ये क्यों हो रहा है। जैसे कि ग्रॉस बॉडी पंचीकरण से बनती है, वैसे ही कुंडली में भी जीवन का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे सब्टल बॉडी एक्सपीरियंस चलाती है, वैसे ही कुंडली में कुछ ग्रह एक्सपीरियंस को ट्रिगर करते हैं। और जैसे कैजुअल बॉडी सीड फॉर्म में कारण रखती है, वैसे ही कुंडली में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जो रूट कॉज बनते हैं, इनविजिबल लेकिन बहुत पावरफुल। यही रूट कॉज बार बार जीवन में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। व्यक्ति सोचता है कि बाहरी समस्या है, लेकिन असल में कारण बहुत सूक्ष्म और कैजुअल लेवल पर होता है। यही माया का काम है, आउटर दिखाना, इनर छुपाना। लेकिन ये रूट कॉज अगर कुंडली के पर्सपेक्टिव से देखें, तो मैं आज ना तो शनि की बात कर रहा हूं, ना ही राहु की, ना ही शुक्र की, ना ही केतु की। आज मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करूंगा जिससे कई एस्ट्रोलॉजर जानते हुए भी मिस कर देते हैं, और वो इसे नॉन प्रैक्टिकल समझने की वजह से आपको कभी नहीं बताते। आप सभी जानते होंगे कि हर किसी की कुंडली में एक होता है बाधक ग्रह, जो आपके लगन से डिसाइड होता है। आज हम उसी के एक सुपीरियर टॉपिक यानी बादकेश की बात करेंगे। बादकेश वही तत्व है जो व्यक्ति के जीवन में माया का एविल क्रिएट करता है। ये सीधी रुकावट नहीं देता, बल्कि पहचान में कंफ्यूजन देगा। जहां आप अटैच होते हैं, वही बादकेश डिले करता है। जहां व्यक्ति कंट्रोल चाहता है, वहीं बादकेश वहां से रोकता है, क्योंकि उसका काम डिस्ट्रक्शन नहीं, अवेकनिंग है। जैसे आत्मा को माया ढक लेती है, वैसे ही बादकेश जीवन के किसी क्षेत्र को ढक देता है। व्यक्ति बार बार उसी जगह अटकता है, ताकि वह समझे कि ये परमानेंट नहीं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझिए कि जब बादकेश अलग अलग हाउसेज में बैठता है, तो वह अलग अलग लेवल पर माया क्रिएट करता है। कभी ग्रॉस लेवल पर, यानी बॉडी, पर्सनैलिटी, फिजिकल लाइफ में रुकावट। कभी सूक्ष्म लेवल, सबटल लेवल पर, यानी कि आपके माइंड, आपके रिलेशनशिप, आपके डिजायर्स, आपके इमोशंस में कंफ्यूजन देके। और कभी कैजुअल लेवल पर, आपकी डेस्टिनी, आपकी टाइमिंग, आपके अनसीन डिलेज में आके। इसीलिए आप अगर बादकेश को नहीं समझे, तो हमेशा के लिए शनि, राहु और केतु पर ही फंसे रह जाओगे, और साइड बाय साइड बादकेश आपकी लाइफ में चौके पर चौके मारता जाएगा। इसीलिए मैंने ये एक्सक्लूसिव वीडियो आज आप सभी के लिए बनाई है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि आपको अपना बादकेश की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। कैसे आप अपने बादकेश की आइडेंटिफिकेशन करेंगे, उसके लिए आप स्क्रीन पर देखिए। इस चार्ट में बहुत अच्छे से मेरी टीम ने समझाया है, समझाने की कोशिश करी है कि कौन सी कैटेगरी के लगन के अनुसार आपको किस हाउस का लॉर्ड देखना है जो बादकेश होगा। हर राशि जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करी गई थी: चर, स्थिर,
और द्विस्वभाव। इसीलिए सबसे पहले आपको देखना है कि आपका लगन किस कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वृश्चिक लगन है, तो इस चार्ट में लिखा हुआ है कि वृश्चिक लगन इज अ पार्ट ऑफ स्थिर लगन, और स्थिर लगन के लिए बाधक भाव होता है नाइन्थ हाउस। तो अब फाइनली वृश्चिक लगन वालों को फिर अपना नाइन्थ हाउस के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी है, क्योंकि वो होगा बाधकेश। सपोज नाइन्थ हाउस में 9 नंबर लिखा है, तो उसका मतलब हुआ कि वो धनु राशि है, और धनु के लॉर्ड हैं देवगुरु बृहस्पति। तो ऐसे ही आपको अपने बाधक भाव की राशि के बेसिस पर उसके लॉर्ड को समझना है, और फिर उस लॉर्ड जो वो बाधकेश बनता है उसकी प्लेसमेंट देखनी है, वो किस भाव में है, और फिर उसके बाद आपको इस वीडियो में अपना पार्ट सुनना है। तो चलिए अपनी कुंडली निकालिए। इस चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या इस वीडियो को सेव भी कर सकते हैं, ताकि आप अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने फ्रेंड्स की, सबके बादकेश को देख सकें। तो अब चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले भाव से। जब बादकेश फर्स्ट हाउस में यानी कि पहले भाव में होगा, तो सबसे पहले समझो पिछले जन्मों में आपने अपने अहम यानी कि ईगो या अपने फैसलों को इतना ऊपर रख दिया था कि कहीं ना कहीं दूसरों की भावनाएं या सही दिशा पीछे छूट गई। इस जन्म में वही चीज उल्टी होकर आती है। आप महसूस करोगे कि कई बार आप सही होते हुए भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हो। खुद के डिसीजंस पर डाउट, मैं सही कर रहा हूं या नहीं, ये सवाल बार बार उठता है। कभी कभी बिना किसी वजह के लोग आपको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, या आपकी इमेज वैसी नहीं बनती जैसी आप चाहते हो। ये सब इसीलिए क्योंकि आपकी आत्मा इस बार अहंकार को डिसॉल्व करने आई है। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रह यानी कि शनि राहु मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ये इनर कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस हो जाता है। आप खुद से ही लड़ने लगते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, सेल्फ डाउट आने लगता है, और कभी कभी गुस्सा खुद पर ही हावी होने लगता है। कभी ऐसा भी लगता है कि मैं खुद ही अपने रास्ते में खड़ा हूं, और सच में यही इस योग की सच्चाई भी है। धीरे धीरे जीवन आपको ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां आपको खुद को समझना पड़ेगा, अपने ही पैटर्न्स, अपने ही रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। शुरुआत में ये स्ट्रगल लगेगी, लेकिन एक समय के बाद यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। आपका आत्मज्ञान यानी कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस इतनी बढ़ेगी कि आप दूसरों से कई कदम आगे सोचने लगोगे। और जिस दिन आपने अपने अंदर के ईगो को पहचान लिया, उस दिन आपके जीवन की आधी रुकावटें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान से नोट करिएगा कि हर डिसीजन से पहले खुद को ऑब्जर्व करो। एकदम से रिएक्शन मत दो, 5 सेकंड रुक कर सोचो, क्या ये ईगो से आ रहा है या क्लैरिटी से। यही फर्क आपकी पूरी लाइफ बदल देगा। दूसरी चीज, खुद को ही दोष देना बंद कर दो। सेल्फ ब्लेम, सेल्फ डाउट, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकते हैं। अपनी गलती समझो, पर खुद को गिराओ मत, क्योंकि यही पैटर्न आपको बार बार रोकता है। जब आपका बादकेश सेकंड भाव में होता है, तो सबसे पहले ये समझिए कि पिछले जन्म में आपने वाणी या धन का कहीं ना कहीं गलत उपयोग किया था। कभी शब्दों से किसी को चोट पहुंचाई, या धन के कारण अहंकार या गलत निर्णय लिया, और वही संस्कार इस जन्म में सूक्ष्म तरीके से सामने आता है। आप नोटिस करोगे, कई बार बिना इरादे के भी आपके शब्द लोगों को हर्ट कर देते हैं, या फिर आप दिल में बहुत कुछ महसूस करते हो पर सही तरीके से बोल नहीं पाते। परिवार में भी एक अजीब सा डिस्कनेक्ट महसूस होता है, जैसे सब होते हुए भी कनेक्शन मिसिंग है। और धन की बात करें, तो पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, या अनएक्सपेक्टेड खर्च या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का फेज बार बार आता है। अगर इस बादकेश पर पापी ग्रह शनि राहु मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो यह और गहरा हो जाता है।
वाणी में कठोरता आ सकती है, या झूठ, गलतफहमी या कम्युनिकेशन गैप बढ़ सकता। कभी कभी तो फैमिली डिस्प्यूट्स या धन के कारण रिश्तों में दूरी, और अंदर एक गिल्ट की कि मैं कुछ गलत बोल गया, ये फीलिंग बार बार आती है। धीरे धीरे जीवन आपको ऐसी सिचुएशंस देगा जहां आपको अपने शब्दों और धन दोनों को कॉन्शियसली हैंडल करना पड़ेगा। शुरुआत में गलतियां होंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लेकिन हर बार आपको एक सीख मिलेगी, और एक समय के बाद आपकी वाणी में एक गहराई, एक मिठास आ जाएगी। लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। धन भी धीरे धीरे स्टेबल होगा जब आप उसके साथ सही रिस्पेक्ट और बैलेंस रखना सीख जाओगे। बोलने से पहले 2 सेकंड रुकना सीखिए। हर शब्द एनर्जी है, जो निकल गया वो वापस नहीं आता। इसीलिए पहले महसूस करो, फिर बोलो। धन को सिर्फ पैसा मत समझो, ये वैल्यू है, एनर्जी है। इसे रिस्पेक्ट के साथ हैंडल करो। इम्पल्सिव डिसीजंस और अननेसेसरी खर्च से बचिए। जब आपका बादकेश तीसरे भाव में होता है तो सबसे पहले ये देखना है, पिछले जन्म में आपने बहुत मेहनत की थी, लेकिन कई बार वो मेहनत गलत दिशा में चली गई। कहीं ना कहीं आपने अपने साहस का उपयोग सही जगह नहीं किया, या ऐसे डिसीजन लिए जो इम्पल्सिव थे। इस जन्म में वही पैटर्न रिपीट होता है। आप नोटिस करोगे, आप मेहनत बहुत करते हो, लेकिन कई बार रिजल्ट वैसा नहीं आता। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, फिर भी चीजें अलाइन क्यों नहीं हो रही। छोटे भाई बहनों या क्लोज सर्कल में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती है, या कम्युनिकेशन गैप, और अंदर एक बेचैनी रहती है कि कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की, लेकिन डिसीजन बार बार चेंज होता है। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रह यानी कि शनि, राहु, मंगल, केतु की दृष्टि पड़ जाए तो यह और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। आप इम्पल्सिव डिसीजन लेने लगोगी, जल्दबाजी में कदम उठाना, और बाद में रिग्रेट। कभी कभी करेज गलत डायरेक्शन में चला जाता है, या अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स, और अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है कि मैं खुद ही अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपको बार बार ऐसी सिचुएशन देगा जहां आपको अपनी एनर्जी और अपने एफर्ट्स को सही दिशा में लगाना सीखना पड़ेगा। शुरुआत में ट्रायल्स होंगे, गलतियां होंगी, लेकिन हर बार आपको क्लैरिटी मिलेगी, और एक समय के बाद आपका फोकस इतना शार्प हो जाएगा कि आप कम एफर्ट में भी सही रिजल्ट लाने लगोगे। आपका साहस मैच्योर हो जाएगा, और लोग आपको एक डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड व्यक्ति के रूप में देखने लगेंगे। कुछ बातें जो मैं बता रहा हूं उनको नोट कर लीजिए कि जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना। जो भी कदम उठाओ, पहली डायरेक्शन क्लियर करो, फिर एक्शन लो, वरना एनर्जी वेस्ट होती है। अपनी एनर्जी को स्कैटर मत होने दो। हर चीज ट्राई करने के बजाय एक चीज पर कंसिस्टेंसी रखो। यही आपकी असली ग्रोथ की चाबी है। जब बादकेश फोर्थ हाउस में होता है तो सबसे पहले पिछले जन्म में कहीं ना कहीं आपने भावनाओं को दबाया था, या घर, माँ, या अपने ही इनर पीस को इग्नोर किया था। शायद आपने अपने काम, एम्बिशन, या किसी बाहरी चीज के लिए अपने दिल की आवाज को पीछे छोड़ दिया था। इस जन्म में वही चीज भीतर से महसूस होती है। आप नोटिस करोगे, सब कुछ ठीक होते हुए भी अंदर एक अधूरापन सा लगता है। घर है, लोग हैं, फिर भी सुकून मिसिंग है। कभी कभी माँ के साथ कनेक्शन में भी डिस्टेंस महसूस हो सकता है, या घर बदलने की सिचुएशन बार बार आती है। और सबसे गहरी बात, आपका मन जल्दी डिस्टर्ब हो जाता है। छोटी छोटी चीजों में भी दिल पर असर डालती हैं आपके। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रह यानी कि शनि, राहु, मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो यह और ज्यादा गहरा हो जाता है। इनर पीस डिस्टर्ब रहता है, और घर में टेंशन्स, इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं अंदर से क्यों रेस्टलेस हूँ। और यही इस दोष की सच्चाई है। दर्द बाहर नहीं, दर्द बैठा होता है।
धीरे धीरे जीवन आपको ऐसे मोड़ पर ले जाएगा जहां आपको अपने अंदर के साथ बैठना पड़ेगा। शुरुआत में ये अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन यही आपका सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप अपने इमोशंस को समझना सीखोगे और एक समय के बाद आपको बाहर नहीं, अपने अंदर ही सुकून मिलने लगेगा। घर का सुख भी धीरे धीरे स्टेबलाइज होगा जब आप अपने मन को स्टेबलाइज कर लोगे। और सच बताऊं तो आपकी इमोशनल डेप्थ इतनी बढ़ जाएगी कि आप दूसरों के दर्द को भी बिना बोले समझने लगोगे। अब कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करना। जो महसूस हो रहा है उसे दबाओ मत, उसे समझो, एक्सेप्ट करो, क्योंकि वही आपकी हीलिंग की शुरुआत है। बाहरी सुख के पीछे मत भागो। घर, गाड़ी, कंफर्ट, ये सब टेम्परेरी है। असली शांति आपके अंदर से, आपके भीतर से आती है। अगर अंदर शांत हो तो बाहर सब अपने आप ठीक होने लगता है। जब बादकेश पंचम भाव में होता है तो सबसे पहले पिछले जन्म में आपने भावनाओं और प्रेम में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस किया था। या तो आपने किसी को सच्चा प्रेम दिया लेकिन बदले में चोट पाई, या फिर आपने अपने स्वार्थ या मोह में आकर किसी की भावनाओं को हल्के में लिया। और वही कार्मिक पैटर्न इस जन्म में सबटल तरीके से सामने आता है। आप नोटिस करोगे, आपका दिल बहुत जल्दी जुड़ जाता है लेकिन स्टेबिलिटी नहीं आती। कभी लव लाइफ में कंफ्यूजन, कभी अचानक अट्रैक्शन, फिर एकदम से दूरी। और अंदर एक सवाल रहता है, क्या मैं सही इंसान को चूज कर रहा हूँ? बुद्धि भी कई बार इमोशनल डिसीजंस ले लेती है जहां लॉजिक पीछे रह जाता है। संतान के मामले में भी डिले या चिंता हो सकती है, या उनसे जुड़ा इमोशनल अटैचमेंट ज़्यादा इंटेंस होता है। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो ये और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। लव लाइफ में हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट इश्यूज या गलत डिसीजन बार बार रिपीट होना। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ ये सही नहीं है, फिर भी मैं वही खींच रहा हूँ। और यही इस योग की सच्चाई है, दिल और बुद्धि के बीच का संघर्ष। धीरे धीरे जीवन में आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस आएंगे, आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देंगे ये प्लेसमेंट्स, जहां आपको अपने इमोशंस और डिसीजंस को बैलेंस करना पड़ेगा। शुरुआत में गलतियां होंगी, अटैचमेंट बनेंगे, टूटेंगे, लेकिन हर बार आपको एक लेसन मिलेगा। और एक समय के बाद आपकी समझ इतनी मैच्योर हो जाएगी कि आप दिल से भी सोचोगे और दिमाग से भी। आपका प्रेम शुद्ध और स्टेबल हो जाएगा, और जो भी आपके जीवन में आएगा वो कार्मिकली सही होगा। कुछ प्रिकॉशंस बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा कि दिल से पहले समझ का उपयोग करो। हर अट्रैक्शन प्रेम नहीं होती, पहले व्यक्ति को समझो, फिर जोड़ो, वरना वही पैटर्न रिपीट होगा। इमोशनल डिपेंडेंसी से बचो। किसी एक व्यक्ति पर अपनी खुशी मत टिकाओ। खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाओ, यही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। जब बादकेश छठे भाव में होता है तो पिछले जन्म में आपने किसी न किसी रूप में ऋण लिया था। सिर्फ पैसे का नहीं, भावनाओं का, विश्वास का, या किसी की मदद का। और कहीं ना कहीं वो लौटाया नहीं गया या अधूरा छोड़ दिया गया। इस जन्म में वही कार्मिक पैटर्न सामने आता है। आप नोटिस करोगे, जीवन में बिना कारण स्ट्रगल आते हैं। छोटे छोटे ऑब्स्टेकल्स, हेल्थ इश्यूज, कभी अचानक कर्ज की सिचुएशन, या ऐसे लोग जो बिना वजह विरोध करते हैं। और अंदर एक फीलिंग आती है, मैंने ऐसा क्या ही कह दिया या क्या ही किया जो ये सब कुछ हो रहा है। असल में ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये रीपेमेंट प्रोसेस है आपके कार्मिक पैटर्न्स का, आपके पिछले जन्मों के कर्मों का। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रह शनि, राहु, मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। रोग लंबे समय तक खिंच सकते हैं, कर्ज का दबाव बढ़ सकता है, या शत्रु बार बार सामने आ सकते हैं।
कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं लड़ते लड़ते थक गया हूं, लेकिन यही इस योग की सच्चाई है। संघर्ष ही शुद्धिकरण है। धीरे धीरे जीवन आपको स्ट्रांग बनाएगा। हर स्ट्रगल के साथ आप अंदर से और ज्यादा मजबूत होते जाओगे। शुरुआत में ये सब भारी लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आपको लगेगा कि अब कोई भी प्रॉब्लम मुझे हिला नहीं सकती। आप में एक अद्भुत सहन शक्ति, रेजिलियंस आ जाएगी। और जो लोग आपको चैलेंज कर रहे थे, वही एक दिन आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप अपने जीवन के वॉरियर बन जाओगे। जो कार्मिक ऋण थे, वे धीरे धीरे खत्म होते चले जाएंगे। कुछ बातें जो मैं बता रहा हूं, उन्हें ध्यान से सुनिए और समझिए। किसी का ऋण या एहसान अधूरा मत छोड़ो। चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे टाइमली पूरा करो, वरना वही साइकिल रिपीट होगा। दूसरी बात, अपने हेल्थ और रूटीन को इग्नोर मत करो। छोटी लापरवाही बड़ी समस्या बन सकती है। डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है। आपका बादकेश सप्तम भाव में है, सातवें भाव में है, तो पिछले जन्म में आपने किसी संबंध में इम्बैलेंस किया था। या तो आपने किसी के साथ अन्याय किया, या किसी के साथ जुड़कर भी उसे समझ नहीं पाए। और वही कार्मिक पैटर्न इस जन्म में रिपीट होता है। आप नोटिस करोगे, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं आती। कभी कोई व्यक्ति लाइफ में आता है, कनेक्शन स्ट्रांग लगता है, फिर अचानक डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग। आप दिल से जुड़ते हो, लेकिन सामने वाला वैसा रिस्पॉन्स नहीं देता। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप खुद अनश्योर रहते हो, क्या ये सही रिलेशनशिप है। बिजनेस पार्टनरशिप में भी ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, या एग्रीमेंट्स बार बार टूट सकते हैं आपके। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, यानी कि शनि राहु मंगल की, तो ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा। रिश्तों में डिले, ब्रेकअप्स या टॉक्सिक पैटर्न रिपीट होना। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हर बार मैं क्यों गलत इंसान से जुड़ जाता हूँ। और यही तो इस योग की सच्चाई है। रिश्ते कार्मिक होते हैं, और यहाँ वो अधूरे कर्म सामने आते हैं। धीरे धीरे जीवन आपको ऐसे रिलेशनशिप देगा जो आपको खुद को समझने पर मजबूर करेंगे। शुरुआत में पेन होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होंगी, लेकिन हर बार आपको एक लेसन मिलेगा कि सही रिलेशनशिप क्या देता है। और एक समय के बाद आपको अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर हो जाएगी कि आप गलत लोगों से खुद दूर हो जाओगे। फिर जो व्यक्ति आपके जीवन में आएगा, वो कार्मिकली अलाइंड होगा, और रिलेशनशिप स्टेबल होगा और मीनिंगफुल भी होगा। कुछ बातें अब बता रहा हूं, उनको ध्यान रखना है आपने हमेशा। जल्दबाजी में कमिटमेंट मत करो। किसी को समझे बिना सिर्फ इमोशन में आकर जुड़ना सही नहीं होता। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखो। हर रिलेशनशिप में खुद को खो मत दो। अपनी वैल्यू समझो, तभी सही व्यक्ति आपकी वैल्यू करेगा। जब बादकेश आपका अष्टम भाव में आता है, यानी कि आठवें भाव में आता है, तो सबसे पहले ये समझिए कि पिछले जन्म में कुछ कर्म ऐसे थे जो छुपाए गए या अधूरे छोड़ दिए गए। कभी कोई सच दबाया गया, या किसी स्थिति में भागने की कोशिश करी गई, और वही हिडन कर्मास इस जन्म में आपके सामने आते हैं। आप नोटिस करोगे कि जीवन में अचानक चेंजेस आएंगे। सब कुछ ठीक चल रहा होगा, और अचानक कुछ बहुत बड़ा बदल जाएगा। कभी अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, कभी अचानक इमोशनल ब्रेकडाउन, और अंदर एक फियर रहता है, कब क्या हो जाए पता नहीं। आपको गहराई से चीजों को समझने की टेंडेंसी भी होती है। सरफेस लेवल चीजों चीजें आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, यानी कि राहु हो गया, मंगल हो गया, शनि हो गया, इनकी दृष्टि अगर इस बादकेश पर पड़ रही है, तो ये और ज्यादा इंटेंस हो जाएगा। फियर, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, या लाइफ में अचानक से क्राइसिस। कभी तो कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि मेरे जीवन में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है। और यही इस योग की सच्चाई भी है कि जीवन आपको बार बार बदल कर शुद्ध कर रहा है। धीरे धीरे जीवन आपको ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर ले जाएगा। हर अचानक बदलाव आपको अंदर से बदल देगा। शुरुआत में ये सब भारी लगेगा, लेकिन एक समय के बाद आपको बदलाव से
डर नहीं लगेगा। आप में एक अद्भुत गहराई आ जाएगी। आप चीज़ों को सरफेस से नहीं, एसेंस से समझोगे। और सच बताऊँ, आपका जीवन एक पॉइंट के बाद रीबर्थ जैसा फ़ील होगा आपको। पुराना सब खत्म और एक नया मजबूत वर्ज़न आपका सामने आएगा। सच्चाई से भागो मत, जो भी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो, क्योंकि जितना भागोगे उतना ही वो रिपीट होगी। फ़ियर को कंट्रोल करना सीखो, डर को दबाओ मत, उसे समझो, ऑब्ज़र्व करो, तभी आप उससे बाहर निकल पाओगे। जब वादकेश नवम भाव में होता है तो सबसे पहले समझो पिछले जन्म में कहीं न कहीं आपने धर्म या सत्य मार्ग से विचलन किया था। या तो आपने सही ज्ञान को इग्नोर किया या किसी गुरु, मार्गदर्शक या ईश्वर के संकेत को हल्के में लिया। और फिर वही कार्मिक पैटर्न इस जन्म में सब्टल तरीके से सामने आता है। आप नोटिस करोगे कई बार मेहनत करने के बाद भी लक साथ नहीं देता। ऐसा लगता है सब कुछ कर रहा हूँ, फिर भी टाइमिंग सही नहीं बन रही। कभी विश्वास डगमगाता है, कभी स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आता है और फिर चला जाता है। और अंदर एक सवाल रह जाता है, क्या सच में कोई ऊपर है जो मेरी सुन रहा है? पिता या गुरु जैसे फिगर्स के साथ भी डिस्टेंस या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रह मंगल, राहु, शनि की दृष्टि पड़ रही हो, ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा इसका असर। भाग्य में बार बार डिले आएगा या सही मौके हाथ से निकल जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और यही इस योग की सच्चाई है। भाग्य रुकता नहीं, परीक्षा लेता है। धीरे धीरे जीवन आपको ऐसे अनुभव देगा जहां आपको अपने विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। शुरुआत में डाउट होगा, कंफ्यूजन होगी, लेकिन हर बार आपको एक संकेत मिलेगा। और एक समय के बाद आपका फेथ इतना डीप हो जाएगा कि परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाएंगी। आपको सही समय पर सही गाइडेंस मिलेगी, और जो भाग्य डिले हो रहा था वही अचानक खुलने लगेगा। आपका कनेक्शन ईश्वर से मजबूत होगा और जीवन में क्लैरिटी आएगी। कुछ बातें जो बता रहा हूं ध्यान रखिएगा। विश्वास को बार बार मत बदलो। आज एक रास्ता, कल दूसरा, ये कंफ्यूजन बढ़ाता है। एक मार्ग चुनो और उस पर टिके रहो। दूसरी चीज, गुरु या गाइडेंस को इग्नोर मत करो। जो सही दिशा दिखा रहा है उसे ईगो में आकर रिजेक्ट मत करो। वही आपकी ग्रोथ का रास्ता है। जब बादकेश 10th हाउस में होता है, यानी कि दशम भाव में, तो सबसे पहले समझो पिछले जन्म में आपने अपने कर्म या जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस किया था। या तो आपने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा या गलत तरीके से अपने पद, शक्ति या अथॉरिटी का उपयोग किया। और वही कार्मिक पैटर्न इस जन्म में सामने आता है। आप नोटिस करोगे, आप मेहनत बहुत करते हो लेकिन रिकॉग्निशन देर से मिलता है। कभी काम बनते बनते रुक जाता है या करियर में बार बार चेंजेस आते हैं। और अंदर एक फीलिंग आती है फिर, मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी मुझे वो पहचान क्यों नहीं मिल रही। कभी कभी अथॉरिटीज़, जैसे कि आपके बॉसेस हो गए, आपके सीनियर्स हो गए, उनके साथ भी इश्यूज आते रहेंगे, या काम में अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स आते रहेंगे। अब इस बादकेश पर अगर कहीं पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, जैसे कि मंगल, राहु, शनि की दृष्टि पड़ जाए, तो ये और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। करियर में डिलेज आएंगे, सेटबैक्स आएंगे, या मेहनत का फल बहुत देर से मिलेगा। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि मेरी मेहनत दिख क्यों नहीं रही, ऐसा फील होगा आपको। और यही इस योग की सच्चाई है। कर्म की परीक्षा सबसे कठिन होती है। धीरे धीरे जीवन आपको ऐसी सिचुएशंस देगा जहां आपको अपने कर्म को सही नियत और धैर्य से करना सीखना पड़ेगा। शुरुआत में स्ट्रगल होगी, रिकॉग्निशन डिले से मिलेगा, लेकिन एक समय के बाद आपकी कंसिस्टेंसी और सिंसियरिटी आपको वहां ले जाएगी जहां आपकी पहचान अपने आप बनेगी। आपका नाम धीरे धीरे एस्टेब्लिश होगा, और जो लोग आपको इग्नोर कर रहे थे वही एक दिन आपकी वैल्यू समझेंगे। आपका कर्म ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। कुछ बातें जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिए, कि शॉर्टकट या गलत तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल मत करना। चाहे कितना भी टाइम लगे, सही रास्ता ही चुनो, वरना वही रुकावट और ज़्यादा बढ़ेगी। दूसरी बात, धैर्य और कंसिस्टेंसी बनाए रखो।
जल्दी रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत रखो, डेली एफर्ट ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और सबसे बड़ा मंत्र है पेशेंस और कंसिस्टेंसी। बादकेश आपका 11वें भाव में है, तो सबसे पहले कुछ बात जो बता रहा हूँ उसको समझो। पिछले जन्म में आपने इच्छाओं को कहीं न कहीं सीमा से अधिक बढ़ा दिया था। या तो आपने बहुत ज़्यादा चाहा या जो मिला उसमें संतोष नहीं किया, और वही कार्मिक पैटर्न इस जन्म में सामने आ पाया। आप नोटिस करोगे, आपके गोल्स बड़े होते हैं, आप चाहत भी आपकी बड़ी रखते हो, लेकिन रिजल्ट में डिले मिलता है। या तो चाहते हो, वो एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं मिलता। कभी इनकम आती है लेकिन सेटिस्फैक्शन के साथ नहीं मिलेगी। सोशल सर्कल में भी लोग आते हैं जाते हैं, स्टेबल कनेक्शंस कम ही बनते हैं आपके, और अंदर एक फीलिंग रहती है इतना कुछ होने के बाद भी कुछ ऐसा है जो मिसिंग है। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रहों की दृष्टि हुई, राहु शनि मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ये और ज्यादा गहरा हो जाएगा। लाभ में रुकावट, इनकम में अचानक फ्लक्चुएशंस, कभी गलत कभी कभी गलत लोगों के साथ या फ्रेंड्स के कारण नुकसान, और अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जाएगी। मेरे एफर्ट का फल क्यों नहीं मिल रहा? और यही इस योग की सच्चाई है कि इच्छा जितनी बड़ी, परीक्षा उतनी बड़ी। धीरे धीरे जीवन आपको ये सिखाएगा कि केवल पाना ही सब कुछ नहीं। शुरुआत में डिजायर्स आपको खींचेंगी, लेकिन एक समय के बाद आप समझ जाओगे कि संतुलन ही असली लाभ है। आपके गोल्स धीरे धीरे क्लियर होंगे, और जो भी मिलेगा उसमें सेटिस्फैक्शन भी आने लगेगा। आपका सोशल सर्कल मैच्योर होगा और सही लोग आपके साथ टिकेंगे। और सच बताऊं, आपका असली गेम तब शुरू होगा जब आपकी एक्सपेक्टेशंस कंट्रोल्ड हो जाएंगी। हर चीज तुरंत पाने की इच्छा मत रखो, पेशेंस रखो। हर चीज का सही समय होता है, वरना डिससेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। लोगों को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, हर दोस्त सही नहीं होता। अपने सर्कल को समझ कर चुनो, तभी नुकसान से बच पाओगे। जब आपका बादकेश 12वें भाव में होता है, तो सबसे पहले आपको जो समझना है, ध्यान से सुनिए। आपकी आत्मा ने पिछले जन्म में छोड़ने का पाठ अधूरा छोड़ दिया था, यानी कि त्याग को अधूरा छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं आप किसी चीज, व्यक्ति या शक्ति से इतना जुड़े हुए थे कि अंत समय में भी मन में उसे छोड़ा नहीं। और वही अटैचमेंट आज इस जन्म में हिडन लॉसेस, अकेलापन और बिना कारण होने वाले खर्च के रूप में दिखता है। आप नोटिस करोगे, बिना किसी बड़ी गलती के भी जीवन में कुछ चीजें क्वाइटली छूट जाती हैं। रिश्ते, अपॉर्चुनिटीज, पैसा, और दिल में एक हल्का सा खालीपन, एक अजीब सा क्यों हो रहा है मेरे साथ वाला एहसास रहता है। ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये वही अधूरा त्याग है जो आत्मा अब पूरा कर रही है। अगर इस बादकेश पर पाप ग्रहों की, यानी कि शनि राहु मंगल की दृष्टि पड़ जाए, तो ये त्याग फोर्स डिटैचमेंट बन जाता है, यानी कि जबरदस्ती का डिटैचमेंट बन जाता है। मतलब जो चीज आप पकड़ कर रखना चाहते हो वही सबसे पहले छूटेगी। रिश्तों में दूरी, विदेश में अकेलापन या मानसिक थकान, कभी नींद की समस्या, एंजाइटी या ओवरथिंकिंग भी बढ़ती है, क्योंकि मन पुराने जन्म की अधूरी भावनाओं को समझ नहीं पाता। धीरे धीरे जीवन में ऐसी सिचुएशंस आ जाएंगी जहां आपको खुद ही चीजें छोड़नी पड़ेंगी। शुरुआत में ये लॉस लगेगा, लेकिन बाद में आपको समझ आएगा कि यही आपका सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपका जीवन एक समय के बाद इनवर्ड होकर जाएगा। आप बाहरी दुनिया से थोड़ा अलग होकर स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन या इनर पीस की तरफ नेचुरली खिंचोगे। और सच बताऊं, जब आप खुद से जुड़ जाओगे, तब आपको समझ आएगा कि जो कुछ छूटा वो कभी आपका था ही नहीं। कुछ बातें बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनिए और समझिए। अटैचमेंट को पहचानना सीखना है आपको। जब किसी चीज से ज्यादा जुड़ाव महसूस हो, वहीं रुककर खुद से पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं है, तो धीरे धीरे डिटैच होना शुरू करो, नहीं तो जीवन खुद डिटैच कर देगा। अकेलेपन से भागो मत,
12वां भाव आइसोलेशन देता ही है, लेकिन यही आइसोलेशन आपकी सबसे बड़ी क्लैरिटी भी बन सकती है। अगर आप इससे भागोगे तो एंग्जायटी बनेगा, अगर आप इसे एक्सेप्ट किया आपने तो एनलाइटमेंट होगा।